आज का टॉपिक है पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ स्मॉल जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम है तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर है और पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान को पृथ्वी के केंद्र ओ पर निहित माना जा सकता है। अब माना एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी के तल पर बिंदु ए पर स्थित है, तो वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई इंटू एम बटे दूरी का वर्ग। तो कुल दूरी कितनी है? आर ई स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 कहलाएगी। अब जो यह बल है, यह बल ही पृथ्वी तल पर इस वस्तु का भार होगा। तो जो वस्तु का भार होता है वो क्या होता है? कितने बल के द्वारा पृथ्वी के द्वारा उस वस्तु को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। और हम जानते हैं जो भार होता है उसको हम लिखते हैं एम इंटू जी। तो एम जी किसके बराबर हो गया? जो गुरुत्व बल है जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। और इसको हम कहेंगे समीकरण 1, इसको ना कह के इसको हम कहेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या है? एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। अब यदि वस्तु को उठा करके पृथ्वी तल से उठा करके एच ऊंचाई तक एच ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु, और माना बिंदु का नाम हमने दे दिया पी बिंदु, तो पी बिंदु पे रखा जाए तो वहाँ पर कुल कितना गुरुत्व बल उस पर लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करेंगे कि एच ऊंचाई पर गुरुत्व बल कितना लगा। तो हमारे पास सूत्र है एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ फर्स्ट बॉडी यानी कि एम ई इंटू एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है आर ई प्लस एच, तो इसलिए ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का स्क्वायर। तो जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से एच ऊंचाई तक डिस्प्लेस करते हैं, उसको उठाते हैं, तो पृथ्वी के द्वारा उस पर इतना बल लगता है और यही बल वस्तु का भार होता है। यानी कि एच ऊंचाई पर वस्तु का भार इतना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि वस्तु का भार कितना हो जाएगा? एम, देखो भार में कुछ परिवर्तन आएगा, एम जी डैश हो जाएगा। एम जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब हमारे पास 2 समीकरणें हैं। पहली समीकरण है जब वस्तु पृथ्वी के तल पे होती है, और दूसरी समीकरण है जब हम वस्तु को पृथ्वी तल से एच ऊंचाई तक ले जाते हैं। अब हम इन 2 समीकरणों में तुलना करेंगे, या समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर तो ये हो जाएगा एम जी डैश अपॉन एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। और सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं इसको कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू ये आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई इंटू स्मॉल एम। और यहाँ से जी से जी कैंसिल, एम ई से कैंसिल, एम से एम कैंसिल। तो क्या यहाँ पे शेष रहेगा? यहाँ पे शेष रहेगा आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड में एम से एम कैंसिल। तो हमें प्राप्त होगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं आर ई स्क्वायर अपॉन, और इन 2 पदों में यदि हम आर ई को कॉमन लें तो
यदि आर ई कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे क्योंकि आर ई नहीं था तो इसको लिख सकते हैं एच अपॉन आर ई। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है कि जब आप कॉमन लेते हैं दो पदों में से और एक पद में वो पद नहीं है तो उसमें वो अपॉन में आ जाता है, तो आर ई इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई, और यहाँ पे ये हो जाएगा ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर के पदों में हम ले रहे हैं। तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, और यहाँ से आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यह हम लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू, जी से गुणा कर लें तो ये हो जाएगा जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो यह एक व्यंजक है जो जी डैश और जी में संबंध बताता है। जी डैश क्या है? पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश, और जी क्या है? पृथ्वी के तल पर स्मॉल जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब हम इस सूत्र की विवेचना करते हैं कि आखिर कैसे ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे वस्तु की ऊंचाई बढ़ेगी एच का मान बढ़ेगा, और ये निश्चित है कि एक में किसी चीज़ को जोड़ा जा रहा है। देखिए 1 प्लस समथिंग आएगा, एक में कुछ चीज़ जोड़ेंगे हम, तो एक में कुछ भी जुड़ेगा, माना 1.04 आया या 1.5 आया, कुछ भी आया, तो होगा क्या कि जी में, स्मॉल जी में एक से अधिक का भाग जाएगा, या 9.8 में एक से बड़ी संख्या का भाग जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो 9.8 से कम आएगा। फिर 9.8 में यदि एक का भाग देते हैं तो 9.8 ही आता है, लेकिन यदि 9.8 में 1.1 का भाग देते हैं तो यह आता है 8.9। देखिए 9.8 से बहुत कम हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऊंचाई बढ़ने से या वस्तु को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने पर हमेशा गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यदि ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाए तो त्वरण के मान में क्या बदलाव आएगा? तो पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना होता है? लगभग 6400 किलोमीटर होता है। तो आप देखते हैं कि कितना रह जाएगा जी का मान। तो जी डैश इज इक्वल टू है जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, यानी कि जी का मान जी अपॉन 1 प्लस एच इज इक्वल टू कितना? आर ई है, दोनों बराबर ही हो गए, तो ये हो जाएगा आपका आर ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, या जी अपॉन 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि जी अपॉन 2 का स्क्वायर, या जी अपॉन 4, अर्थात जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 4। तो स्पष्ट है कि यदि ऊंचाई त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना रह जाएगा? जी का चौथाई रह जाएगा, यानी कि 9.8 का भी 4 चौथाई भाग रह जाएगा। और यदि वस्तु पृथ्वी तल से अनंत ऊंचाई पर स्थित हो या एच का मान अनंत हो तो तब गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना रह जाएगा? तो तब जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं जी अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, या जी अपॉन इन्फिनिटी का 1 प्लस इन्फिनिटी की इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये भी इन्फिनिटी होगा। और किसी
वस्तु या किसी मान में यदि इन्फिनिटी का भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अनंत ऊंचाई पर या पृथ्वी तल से अनंत दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा या वह पृथ्वी की तरफ त्वरित नहीं होगा।